तो स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लॉ पे। तो आज की जो अपनी क्लास है बीएससी एग्रीकल्चर जो हॉनर्स है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के लिए हॉर्टिकल्चर की क्लासेज हमने कंटिन्यूस कर रखा था। हॉर्टिकल्चर में एक चीज जो नए व्यूवर्स हैं उनको 1 मिनट में मैं सारा कुछ रिवाइज करवा देता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हॉर्टिकल्चर में अपने जो टोटल जो टॉपिक थे सिलेबस के अंदर जो दे रखा है, टोटल लेक्चर और जो टॉपिक है वो 13 थे। उनमें से हमने 5 बहुत आसानी से मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत समझाते हुए करवा दिए हैं। तो जिन भाइयों ने वो चेकआउट नहीं किया है ना, नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे और जो कंटिन्यूस अपनी क्लासें हो रही है एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, बायोकेमिस्ट्री वगैरह वो सारी कुछ मिल जाएगी। तो आज अपन बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो हॉर्टिकल्चर के 13 लेक्चर थे उनमें से 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो क्लास अपनी उसमें अपन लेक्चर नंबर 6, 7 और 8 3 लेक्चर एक साथ कर रहे हैं। इसका यही रीजन है कि टाइम बहुत कम बचा है, आपके पास एग्जाम बहुत नजदीक है। अगर फर्स्ट सेम में ही आपके बैक आ जाती है तो अच्छी बातें नहीं है ये। तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ आज एक क्लास ये थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लगभग 2 घंटे जितनी भी होएगी मैं आराम से समझाऊंगा। 2, 2.5 आपके ऊपर है, पढ़ना वो अलग अलग दो या एक जगह। तो ठीक है, थोड़ा आपके पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है, सब्जेक्ट भी बहुत सारी है। अभी अपने को बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, मैथ स्टार्ट करनी है, इंग्लिश करनी है, ठीक है, आपके बायोलॉजी करवानी है, तो बहुत ज़्यादा लोड है। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, जो बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए 5 लेक्चर मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखे देख लो। और 6, 7 और 8 जो 3 लेक्चर है वो तीनों आज इसी क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो टाइटल है वो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्या है आपका जो सब्जेक्ट टाइटल है वो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। और जो आपके जो दे रखा है सब्जेक्ट कोड वो है HORT 111 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम और फर्स्ट पार्ट हॉर्टिकल्चर का। तो ये आजकल एक बार सिलेबस देख लो आप, इसमें आपके दे रखा है 6 नंबर का, ठीक है, 6 नंबर का आप देख सकते हो प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स, प्रवर्धन की संरचनाएं, प्रोपगेशन स्ट्रक्चर। 7 नंबर का जो दे रखा है इसमें आपके जो टॉपिक वो है सीड डोरमेंसी और सीड जर्मिनेशन, ठीक है, बीज सुसुप्तावस्था और बीज अंकुरण। 8 नंबर पे जो दे रखा है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्चार्ड एस्टिमेट, मतलब जो उद्यान लगा रहे हो, बाग लगा रहे हो, उसके रेखांकन की विधियां वगैरह जो। तो ये तीनों जो लेक्चर है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये तीनों इसी क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास को एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें एक भी चीज, और जो पहले वाले नहीं देखे वो देख लो, क्योंकि वो सारी चीजें है ना उसी का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, तो उस अच्छे से समझ में आ पाएगी आपके। तो क्लास स्टार्ट करता हूं मैं आज की। तो इससे पहले प्रोपगेशन क्या होता है वो मैंने अच्छे से बता दिया था। प्रवर्धन क्या होता है, एक पौधे से दूसरा नया पौधा तैयार करना या बहुत सारे पौधे तैयार करने, प्रवर्धन कहलाता है। प्रवर्धन की विधियां मैंने बता दी थी, 3 प्रकार से होता है, लैंगिक, अलैंगिक और सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन। लैंगिक और अलैंगिक में जितनी भी कलम, ग्राफ्टेज, बडिंग जो है सबकी बात हमने कर ली थी 5th लेक्चर में। और आज जो अपना 6th लेक्चर है वो प्रवर्धन संरचनाएं जिसको बोलते हैं प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैंने उत्तक संवर्धन का नाम सुना होगा आपने, उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर जिसको बोलते हैं, या सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। उसके बाद में अपन बात करेंगे प्रवर्धन संरचनाएं की। जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट होता है फिर बात करेंगे सीड एंड सीड डोरमेंसी की, सीड जर्मिनेशन की। उसके बाद जो नेक्स्ट अपना है अब जो ऑर्चार्ड, ठीक है, बगीचे की जो उद्यान रेखांकन की विधियां हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं उत्तक संवर्धन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन में एक कोशिका से पूरी कोशिका बनाने की क्षमता होती है। एक शब्द आएगा आपके पास टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी क्या होती है ये बता दूं। इससे पहले एक काम करो, हॉर्टिकल्चर का जिन्होंने प्रीवियस ईयर का बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं देखा है ना, जो एसकेएन यूनिवर्सिटी जोबनेर वाला है, वो पेपर नहीं देखा है, वो उसका लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, वो आप पेपर चेकआउट कर लो। उससे आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और पूछ क्या रहे हैं और अपने को पढ़ना है क्या और कितना पढ़ना है, किस लैंग्वेज में आंसर देना है। मैंने पेपर सोल आउट करवाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके चेकआउट कर लो जिन्होंने नहीं देखा है। बात करते हैं उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन किसको बोलते हैं, किसी एक सूक्ष्म भाग से, एक प्लांट के किसी, ठीक है, सूक्ष्म भाग से अपन उसके किसी भी एक छोटे भाग से, जड़, तना, पत्ती या उसके जीव द्रव्य से तक लेके उसको एक अच्छे कल्चर माध्यम मीडियम में रख के नया पौधा तैयार करते हैं, उसको उत्तक संवर्धन बोल सकते हैं अपन। तो जो टोटिपोटेंसी शब्द आता है, जो टर्म्स पढ़ेंगे उत्तक संवर्धन की जो दी थी वो किसने दी थी, हेबरलैंड ने। हेबरलैंड ने दी थी। ये क्लास है आपके बीएससी नहीं सुपरवाइजर के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो उत्तक संवर्धन के अगर नाम आता है तो उसमें हेबरलैंड का नाम आएगा जो वैज्ञानिक था। बात करते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी किसे कहते हैं, जैसे अपनी ये अंगुली है, ठीक है, ये टूट गई और इस अंगुली से एक नया शरीर का निर्माण हो जाता है ना, स्वतंत्र शरीर का, उसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। किसी एक कोशिका के द्वारा पूरा शरीर या पूरा अंग निर्माण करने की जो विधि होती है वो टोटिपोटेंसी कहलाती है। जैसे कि
एक कोशिका से पूरा पौधा बनने की क्षमता होती है, उसको टोटिपोटेंसी कह लेते हैं। जैसे ब्रायोफिल्म में आपने देखा होगा, पत्थर चट्टा है, उसकी पत्ती गिर जाती है नीचे, तो उसके शीर्ष जो कलिका है पत्ती के, वहां से निकल के एक नया पौधा बन जाता है। वो क्या, टोटिपोटेंसी का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? टोटिपोटेंसी का ही उदाहरण। आलू को काट के लगा दिए, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब किसी एक चीज को उसके एक सेल से, सीधा सीधा ऐसे समझ लो, एक कोशिका से नई कोशिका उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, हर चीज में नहीं होती। आप हर चीज की समझो कि हाँ नीम की पत्ती नीचे गिर गई तो नया पौधा बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि जो टोटिपोटेंसी की जो क्षमता होती है वो हर चीज में नहीं होती है। कुछ स्पेशली जो चीजें हैं उन्हीं में ये पाई जाती है। आपकी अंगुली कट गई, नहीं होएगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये टोटिपोटेंसी किसको बोलते हैं? किसी एक कोशिका से, कोई एक कोशिका है जो स्वतंत्र रूप से, उसमें ऐसी क्षमता होती है, ऐसी एबिलिटी होती है कि वो एक नया चीज तैयार कर दे स्वतंत्र रूप से, ठीक है। एक नया प्लांट तैयार कर दे। एक पादप कोशिका है अपने पास, एक प्लांट सेल है, वो क्या, उसको अच्छे मीडियम कल्चर में कैसे भी रखे वो बाद की बात है, पर उसमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि एक प्लांट सेल से एक पूरा प्लांट नया तैयार हो जाए, उसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी, उत्तक संवर्धन या टोटिपोटेंसी। यह पादप प्रवर्धन की प्रसारण की नवीनतम विधि है। जो आपके उत्तक संवर्धन है, जो टिश्यू कल्चर है, ये पादप प्रवर्धन, टिश्यू जो पादप प्रवर्धन है आपके प्लांट प्रोपगेशन है, उसका एक नया मेथड है और टेक्निक वाला मेथड है। ये हर कोई मतलब किसान खेत में नहीं अपना सकता इसको। बात करते हैं आगे इसमें। तो इस विधि में कम जगह व पौधों से कम पौधों से लाखों पौधे एक साथ तैयार किए जा सकते हैं। केला, खजूर, स्ट्रॉबेरी, अनार आदि फलदार पौधों में तैयार करते हैं। इस विधि में कृत्रिम माध्यम मीडियम होता है, जो कि लवण, शर्करा, विटामिन, एमिनो अम्ल, वर्धी नियामक पदार्थों और कार्बनिकों का मिश्रण होता है। केले में विषाणु रहित पौधे तैयार करने के लिए उत्तक संवर्धन का या टिश्यू कल्चर का भी प्रयोग किया जाता है। इससे क्या है, कम समय में, कम जगह में और कम पौधों से बहुत लाखों की तादाद में हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अपने को उसकी बॉडी का एक बहुत ही सूक्ष्म, ठीक है, माइक्रो जो पार्ट है वो चाहिए होता है, उसी से अपन नया पौधा बना देते हैं। अब ऐसे तो बनेगा नहीं, ये टेक्निकल विधि है, ठीक है, लैब में यूज ली जा रही है, किसान के द्वारा यूज नहीं ली जाती, नई विधि है प्रोपगेशन की। और इसमें क्या करते हैं, जो मीडियम होता है, जो कल्चर होता है, उसमें क्या क्या होता है, आपके जो वृद्धि नियामक है, ठीक है, एमिनोम्स हैं, जो वृद्धि ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा, तो एक छोटे से पार्ट को अच्छे से ग्रोथ करवा के नया बना देते हैं। और हर किसी का पार्ट तो नया ग्रोथ कर नहीं पाएगा, तो स्पेशली जो चीज़ें हैं उन्हीं से नया ग्रोथ कर पाएगा। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये तो अपना ये हो गया, ठीक है, उत्तक संवर्धन। अब बात करते हैं आपके 6 लेक्चर का जो मेन आपके टाइटल दे रखा है, प्रवर्धन संरचनाएं, प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स, उसके बारे में अगर बात करें, प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स, इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि ये देखो मैं एक साथ नहीं करवाता आपको इतने सारा, पर टाइम नहीं बचा है अपने पास में, मैं भी क्लासें नहीं ले पा रहा हूँ किसी वजह से, और सब्जेक्ट अपने पास बहुत ज़्यादा है, एग्जाम बहुत नज़दीक आ गए अपने, तो उस वजह से मैं देखते हैं इस पर क्या रेस्पॉन्स रहेगा। अगर इस पर अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा तो आगे सिर्फ 2 ही लेक्चर बनाएंगे, 9वां और 10वां एक जगह, 11वां, 12वां, 13वां एक जगह, मतलब 2 लेक्चर और लेंगे 2-2 घंटे के, जो भी कितने भी घंटे के होंगे, जिस हिसाब से जितना आपके लिए उचित रहेगा उतना, तो फिर अपना हॉर्टिकल्चर का कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही सोइल साइंस का मैंने फर्स्ट लेक्चर करवा दिया है, और बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी अपने बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैथ और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये सारी जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं वो आपने 12th में भी स्टडीज़ कर रखी है, जेट में भी स्टडीज़ कर रखी है, और कहीं से पढ़ के भी आप पास हो जाओगे। बट वो चीज़ें, बायोकेमिस्ट्री का पेपर जिन भाइयों ने नहीं देखा है, वो भी लिंक दे रहा हूँ नीचे, देख लेना एक बार, लगेगा कि हाँ सच में पर्सन पूछ रहे हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, तो वो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक क्लास एक ही लेक्चर में लेंगे अपन, उसको ऐसे नहीं करेंगे। ये चीज़ें मैं इसीलिए जल्दी करवा रहा हूँ कि मैं तो देखो ज़्यादा वीडियो बनाता तो सही रहता, पर आपके टाइम नहीं बचा अब इतना, ठीक है, तो इसी से आप भरपाई करने की रखें पूरी। एलैंगिक प्रवर्धन में पौधे के जड़, तना, पत्ती आदि से रूपांतरित से मात्र वृक्ष पौधे के समान गुण वाले पौधे तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो संरचनाएं काम में लेते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसको प्रवर्धन संरचनाएं बोलते हैं। वो कौन कौन सी है, 8 या 9 के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, और इनमें से सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है, पिछला पेपर देख लेना, सीधा क्वेश्चन आया हुआ, सकर्स किसको बोलते हैं, ऑफ शूट किसको बोलते हैं, तो ऐसे सीधा क्वेश्चन आता है। फर्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें इनमें, तो अपना है ऊपरी भूस्तारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रनर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊपरी भूस्तारी। शब्द से समझ में आ रहा होगा, ऊपरी मतलब ऊपर, भूस्तारी मतलब भू पे, भूमि, और स्तारी मतलब स्तारी,
जो अपना वो है स्तर है, भूस्तर है, उसके ऊपर रनर, रनर्स चल के वर्दी करते हैं। अब इसको ये तो शब्द से समझने लायक, भाई कुछ भी नहीं आ रहा तो अपने को कुछ तो उससे रिलेटेड लिख के आओगे ना तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऐसे तो है नहीं कि ऊपरी भूस्तारी के बारे में पूछ रहे हो और आप कंद के बारे में लिख के आ रहे हो तो कुछ नहीं आएगा, काट दिया जाएगा, 0 नंबर दिया जाएगा। तो जो चीज़ पूछ रहे हैं ना उसके बारे में हल्की फुल्की आपको जानकारी होना आवश्यक है ताकि आप उससे रिलेटेड चीज़ें लिख सको। बाकी पेपर अटेम्प्ट करने का सारा कुछ मैंने बता रखा है। बात करते हैं रनर्स या ऊपरी भूस्तारी, विशेषतर तने जो भूमि पर लेट कर बढ़ते हैं। देख लो वही चीज़ जो मैंने बिना बताए आपको, आप खुद समझ सकते हो, जो हिंदी किताब पढ़ना आता ना जिसको, रनर्स या ऊपरी भूस्तारी का मतलब कि ऊपर ऊपर भूस्तर पर, ठीक है, लेट के वृद्धि कर रहे हैं या अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, उनको ऊपरी भूस्तारी बोलते हैं। तो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ ऊपरी भूस्तारी की कि विशेष तने, स्पेशली जो वो तने हैं जो भूमि पर लेट कर बढ़ते हैं तथा भूमि के संपर्क में आने पर पर्व संधि या गांठ से जड़ें निकालकर नया पौधा बन जाता है। उदाहरण के लिए स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का उदाहरण, ये स्ट्रॉबेरी का पेड़ है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये अपनी भूमि है। समझा देता हूँ मैं आपको, रटने की जरूरत नहीं है, अपनी क्लास में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए दोबारा बता दूंगा मैं, कमेंट कर दिया करो। तो ये देखो ऐसे, इसके ऊपर क्या है, लेट के वर्दी कर रहे हैं ये, और जहाँ पे भी टच हो रहे हैं ना, जहाँ पे भी टच हो रहे हैं या सीधा भी बढ़ रहा है ना ऐसे करके, उस पे इस जगह क्या पाई जाती है, इनके पर्व संधियाँ पाई जाती है, ठीक है, पर्व संधियाँ पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा जो दूब घास वगैरह है उनके तने में भी पाई जाती है, ये पर्व संधियाँ हर जगह पाई जाती है। तो जो पर्व संधियाँ पाई जाती है, ये जैसे ही जमीन अपनी भूमि के संपर्क में आ रही है, टच में आ रही है, तो ये नमी अमी पाकर यहाँ से जड़ें निकल जाती है और फिर ही यहाँ से नया पौधा तैयार हो गया, ठीक है, यहाँ से फिर नया पौधा तैयार हो गया, यहाँ से फिर नया पौधा, और ये भूमि पर लेट के वृद्धि कर रहा है। ये तना, ये क्या है, इनका स्टेम है, तना है, ठीक है। रनर्स, ऊपरी भूस्तारी, इंग्लिश वाले भी हैं, हिंदी वाले भी हैं, तो मैं जितना हो पा रहा है कि हिंदी वाले ज़्यादा हैं थोड़े, ठीक है। रनर्स किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, ऊपरी भूस्तारी या रनर्स जो भूमि पे, ठीक है, आपके लैंड पे क्या कर रहे हैं, ऐसे स्टेम जो लेटे लेटे वृद्धि कर रहे हैं उनको बोलते हैं। दोबारा से एक बार और सुन लेना, अच्छे से समझा रहा हूँ, क्लास हो सकता है तीनों एक जगह ले रहे हैं पर घासा पिटी नहीं कर रहे कि घास काट रहे हैं, सही से जितना मेरे से हो पाएगा, जितना आपको जरूरी है बीएससी की फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना ऊपरी भूस्तारी वगैरह, ये 1 नंबर वाले में आते हैं, तो इसमें आपको 2 लाइन 3 लाइन लिखनी है, तो इतना मैं आपको कंफर्टेबल बता दूंगा। ऊपरी भूस्तारी या रनर्स, विशेष तने जो भूमि पर लेटकर वृद्धि करते हैं तथा भूमि के संपर्क में आने पर पर्व संधि या गांठ से जड़ें निकालकर नया पौधा बन जाता है। उदाहरण के लिए स्ट्रॉबेरी। सेकंड नंबर पे बात करते हैं रनर्स के बाद में अंतः भूस्तारी। अब शब्द से समझना, अंतः भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो सकर्स। क्या बोलते हैं, सकर्स। ये तो गया रनर्स, दौड़ के ऊपर ऊपर लेटे लेटे दौड़ के वृद्धि कर रहा था। उदाहरण के अंदर आपके आ गया है स्ट्रॉबेरी, इसको मैं मिटा देता हूँ। सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं सकर्स की, जिसको बोलते हैं अंतः भूस्तारी या सकर्स, ठीक है, सकर्स। भूमि के अंदर तने जड़ तंत्र के समीप से निकले प्रवाह जिनमें अपस्थानिक बन जाता है। उदाहरण के लिए अनानास, केला, अनानास, केला और बांस। भूमि के अंदर के तने, ठीक है, भूमि के अंदर के तने के समीप से। केले में आपने देखा है क्या, केले में जैसे ये आपने केले का लगा दिया, ठीक है, तो बरसात के दिनों में यहाँ जब भी पानी जाता है तो यहाँ से क्या होते हैं, नए कल्ले निकलते हैं, यहाँ से जड़ के पास में से ऐसे नए निकलते हैं छोटे छोटे। फिर अपन क्या करते हैं, उनको जो भी लेके काट के अलग करके दूसरी जगह लगा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके सकर्स कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, सकर्स कहलाते हैं। दोबारा से समझना, बांस में, बांस का पेड़ देखा है हमारे घर पे, केले का भी है, बांस का भी है, तो बांस में और केले में दोनों में मैं आपको बता दूं, बांस में भी देख लेना आप जाके प्रैक्टिकली देख लेना, या केले में देख लेना कभी भी। जो एक पेड़ होगा ना आपका गुच्छे के रूप में, उसके अगल बगल से छोटे छोटे और निकलाएंगे। ये भूमि है, यहाँ से ऐसे हल्के हल्के निकलेंगे, वहां पे गीला है, नमी है, अच्छा, ठीक है, तो वहां से हल्के हल्के निकलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, जो हल्के हल्के निकलेंगे सकर्स बोलते हैं। ये अंदरूनी भूमि वाले तने से निकल रहे हैं। रनर्स में क्या था, तना ही ऐसे लौट के जा रहा था, ये रनर्स हो गया। और ये जो निकल रहे हैं छोटे छोटे, फिर इनको तोड़ के दूसरी जगह नया पौधा लगाते हैं, उनको बोलते हैं सकर्स। इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया सकर्स का, केला, बांस वगैरह, ठीक है। और उसका मैंने बता ही दिया था स्ट्रॉबेरी। अनानास जो है आपका, उसी में भी यही होता है सकर्स के द्वारा। थर्ड नंबर पे अगर बात करें अपन भूस्तारी या स्टोलन, भूस्तारी या स्टोलन। थर्ड नंबर पे बात करते हैं भूस्तारी। भू, ये तय है, थोड़ा हैंडराइटिंग समझने में आपके दिक्कत हो सकती है। भूस्तारी या स्टोलन जिनको बोलते हैं, स्टोलन, भूस्तारी या स्टोलन, ठीक है।
तो स्टोलन की बात करें अगर, तने के आकार से निकली पार्श्व पतली शाखाएं जिनमें पर्व संधियां लंबी होती है। तने के आकार से निकली पार्श्व पतली शाखाएं जिनमें पर्व संधियां होती है, लंबी होती है तथा अंतिम सिरे पर जाकर जड़ का नया पौधा बनाते हैं, जैसे धूप घास और पुदीना। ठीक है, धूप घास और पुदीने में क्या होता है, ये धूप घास लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, सीधा चित्त से समझना आपको, उसको क्या बोलते हैं आप, भूस्तरीय स्टोलन। भूस्तरीय स्टोलन, एक ऊपरी जो भूस्तरी है उसमें और स्टोलन में कुछ सेम सी चीजें, पर आप कंफ्यूज मत ना होना। इसमें क्या होता है, ये जो आपका तना है धूप घास है, ठीक है, तो धूप घास आपके फैलती गई इतनी लंबी हो गई, उसका जो एंड है ना, तने के आकार में जो शाखाएं निकली इस तने से निकली, तना खुद नहीं है, ये तने से निकली है, ब्रांचेज हैं। तो ये ऐसे गई घूमती, देखा होगा आपने धूप घास जिसको आप बोलते हो, देसी जो दूब होती है जो आपके उग जाती है और इसको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर उसकी जड़ें नहीं निकाले ना अपन, तो वो फिर से दोबारा फैल जाती है थोड़े टाइम बाद में। तो ये आप देख सकते हो, ये ऐसे गया, उसका जो एंड का सिरा है उसकी ब्रांच का, वो जैसे ही इस मृदा के संपर्क में आया, नमी के संपर्क में आया थोड़ा, और नया पौधा तैयार कर लिया, उसको क्या बोलते हैं, भूस्तरीय स्टोलन बोलते हैं। भूस्तरीय स्टोलन बोलते हैं। दोबारा से सुन लेना, तने के आकार से निकली पार्श्व शाखाएं, पतली शाखाएं, तने के आकार से, ठीक है, तने के आकार से निकली पतली पार्श्व शाखाएं। पार्श्व शाखाएं क्या होती है, ये तना, ये पार्श्व शाखाएं, पतली पार्श्व शाखाएं जो जिनमें पर्व संधियां लंबी होती है तथा अंतिम सिरे पर जड़ें निकालकर नया पौधा बना लेती है, जैसे धूप घास और पुदीना। धूप घास और पुदीना, पुदीने में भी सेम चीज है, धूप घास में भी सेम चीज है, 3 चीजें हो गई। 4th नंबर पे बात करते हैं अपन, इनको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, अंतःभूस्तारी वगैरह हो गया आपका। 4th नंबर पे बात करते हैं। 4th नंबर पे जो आपके दे रखा है वो देख रखा है सल्क कंद, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बल्ब, बल्ब या सल्क कंद। सल्क कंद, इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं चित्र के द्वारा। सल्क कंद क्या होता है, तने का रूपांतर रूप है, ठीक है, तने का रूपांतर है जिसमें छोटा ऊर्ध्वाधर तने का कक्ष मांसल सल्कलेश से घिरा रहता है, इसी में भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है तथा बाह्य आवरण सूखा हुआ पतला झिल्लीनुमा परत से ढका रहता है, जैसे कि प्याज को आपने देखा होगा, ये प्याज के पत्ते हो गए ऊपर से, ठीक है, और ये नीचे गांठ सी हो गई, और ये हो गई इसकी जो मूछें हैं जिसको जड़ बोल सकते हो। तो ये जो तना है इसके ऊपर आपने छीला होगा प्याज को, पहले तो सूखा निकलता है ऊपर से, फिर आप जब छीलते हो तो अंदर से थोड़ी नमी वाली सॉफ्ट वाली झिल्लियां निकलती है, कवर ऐसे निकलती है, ठीक है, जैसे जैसे छिलने जाओगे जैसे जैसे परतें निकलती जाएगी। तो उस वो बल्लभ का उदाहरण है। वो कैसे, आप इसमें देखो, दोबारा से मैं पढ़ के बताऊं, तने का रूपांतरण है, ये जो आप प्याज में खा रहे हो ये तना ही तो है, ऊपर तो पत्ते हो गए, और ये जो है वो तना ही तो है, ये जड़ें हो गई, और जो जड़ें ना पोषक तत्व वगैरह न्यूट्रिएंट्स, ये जमीन में रहता है, ठीक है, तो ये जमीन में रहता है, तो ये जड़ों ने जो भी लिए, जड़ों ने, ठीक है, इसके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे, पानी वगैरह थे, भोजन जो भोज्य पदार्थ था, वो जहाँ पे कहाँ पे स्टोरेज हुआ, इसी में तो होगा। प्याज की जो झिल्लियां वगैरह है, बाहर से तो ये सूखा है बट सर, ठीक है, इसी में तो होता, तो इसको क्या बोलते हैं, बल्ब या शल्क कंद बोला जाता है। दोबारा से एक बार मैं सुना देता हूँ, तने का रूपांतरण है जिसमें छोटा ऊर्ध्वाधर तने का कक्ष मांसल होता है, ठीक है, मांसल सल्केश से घिरा रहता है, इसी में भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है, जो भी आपका जो फूड स्टोरेज है, इसके लिए जो एनर्जी वगैरह चाहिए वो इसी में संग्रहित रहती है, स्टोरेज रहती है। नेक्स्ट चीज देखते हैं इसमें, तथा बाह्य आवरण सूखा व पतला झिल्ली नुमा परत से ढका रहता है। जो बाह्य आवरण है इसका वो सूखा रहता है और बाह्य पतली झिल्ली से ढका हुआ रहता है। इसे ट्यूनिकेट बल्ब या बाह्य आवरण विहीन भी हो सकता है, जैसे लीली, नॉन ट्यूनिकेट कहते हैं, प्याज भी इसी में आता है। 5th नंबर पे देखते हैं घन कंद या कौर्म। 5वें नंबर पे घन कंद या कौर्म, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आप बोलो कौर्म, घन कंद या कौर्म। ये चौक ही पता नहीं कौन सी दे दिया अब की बार। घन कंद या कौर्म क्या होता है वो देखिए। तने का कक्ष का आधारीय भाग, तने के कक्ष का आधारीय भाग सूखे स्केल जैसी पत्तियों से ढका रहता है तथा इस तने पर पर्व संधियां बनी रहती है, जैसे ग्लेडोलियस, केसर, फ्रेशिया आदि। पुराने कॉर्म के साथ नए छोटे और सदस्य संरचनाएं कॉर्मेल कहलाती है। रोपण में साबुत ग्लेडोलियस या टुकड़े काटकर विभिन्न भागों पे उपयोग में ले सकते हैं। इसका मैं आपको चित्र के द्वारा समझा देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। घन कंद या कॉर्म क्या होता है। घन कंद या कॉर्म के उदाहरण तो आपने देख लिए होंगे, मैंने बता दिए, ठीक है। ग्लेडोलियस जो आपके है, केसर वगैरह है, वो मैं आपको उदाहरण एक बार दिखा देता हूँ घन कंद के, दिख तो रहा होगा आपको। ये बात करें, ये मैं बता रहा था प्याज नुमा, तो आप देख सकते हो ये इसका तना, नीचे जड़ें, और ये आपके लहसुन आता है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, तो ये आप देख सकते हो। ये तो उदाहरण है सल्क कंद या बल्ब का। और ये बात करें तो यह है कंद या ट्यूबर, जो मैंने अभी बता रहा हूँ, ठीक है मैं। और यह है कंदीय जड़ें,
तो इनके बारे में अब आगे पढ़ने वाले हैं, कंद या ट्यूबर के बारे में। घन कंद का मैंने दिखा दिया है। बात करें कंद या ट्यूबर, कंद या ट्यूबर हो गया, जैसे गांठ के समान ट्यूबर बोल सकते हैं इसको। 6 नंबर पे बात कर रहे हैं अपन। 6 नंबर की बात करूं मैं, इनको हटा देता हूं मैं एक बार, बोर्ड छोटा है थोड़ा अपना। सिक्स नंबर पे बात कर रहे हैं किसके, ट्यूबर की, ठीक है, कंद या ट्यूबर। कंद या ट्यूबर, कंद या ट्यूबर का मैंने चित्र तो दिखाई दिया, दोबारा से बता देता हूं। भूस्तारी या स्टोलन तने का आकार, भूस्तारी या स्टोलन तने का आकार भोज्य पदार्थ का संग्रहण कर फूल जाता है, जैसे आलू। आलू में क्या होता है, काट के लगा दिए, जो सारा कुछ एनर्जी वगैरह है जो भूमि से जो चीजें ली है, ठीक है, वो सारी जाके एब्जॉर्ब जो होती है वो आलू के अंदर होती है, जो भी एनर्जी वगैरह स्टोरेज है। इसी कारण ये आलू क्या है, खुद एक तना है, भूमिगत तना है, पर ये सारी चीजें भोजन अगर इसमें जाके रुक रहा है तो ये क्या फूल जाता है और आकार में मोटा हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंद या ट्यूबर बोलते हैं। भूस्तारी स्टोलन तने का आकार भोज्य पदार्थ, तने का आकार भोज्य पदार्थ का संग्रहण कर फूल जाता है, जैसे कि आलू में, तथा इस पर बनी पर्व संधियों के कक्ष में कलिकाएं होती है। रोपण साबुत या काट कर सकते हैं, रोपण साबुत या काट के। आपने देखा होगा आलू के जो आंख होती है, आलू के जो आंख होती है, जो पर्व संधि होती है, उसको काट के अपन लगा दे इतना छोटा सा टुकड़ा तो भी आलू बन जाता है। और अगर आप पूरे आलू को, साबुत आलू को जमीन में लगा दो तो भी नया पौध पेड़ वो बन जाता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि साबुत या काट कर अगर अपन लगा देते हैं तो बन जाता है। भूमिगत तना है जो स्टोरेज, जो अपना भोज्य पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, सिंचाई का जल जो भी देते हैं, सारी चीज़ों को पाके फूल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंद या ट्यूबर बोला जाता है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, कंदीय जड़ें। ट्यूबर, कंदीय जड़ें, अपस्थानिक जड़ें फूल कर भोज्य पदार्थों का संग्रहण करती है। अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें होती है जो क्या करती है, भोज्य पदार्थ, मिनरल्स वगैरह का स्टोरेज करती है। तो हल्की सी क्या होती है, मोटी हो जाती है। जो कंदील जड़ें हैं, अपस्थानिक जड़ें फूल कर भोज्य पदार्थ का संग्रहण करती है, इन पर पर्व संधियां नहीं होती है, इन्हें कंदील जड़ें भी कह सकते हैं। शकरकंद देखा होगा आपने, आलू की तरह नहीं होता बट थोड़ा लंबा होता है, मोटा होता है, शकरकंद देखा होगा, और उसके ऊपर कोई आंख वगैरह नहीं पाई जाती। जो पर्व संधियां हैं, जो आंखें हैं जिसको बोल सकते हैं कलिका हैं, वो इसके ऊपर नहीं पाई जाती है। कंदील जड़ें, अपस्थानिक जड़ें फूल कर भोज्य पदार्थ का संग्रहण करती है, इन पर पर्व संधियां नहीं होती हैं, इन कंदील जड़ों को कंदील जड़ें कहते हैं, जैसे कि शकरकंद। नेक्स्ट है अपना 8 नंबर पे राइजोम। 8 नंबर पे अपना क्या है, राइजोम। तने का रूपांतरण है जिसमें भूमिगत तना क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है, क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। हल्दी देखा होगा आपने, हल्दी, अदरक, ये क्या है, तने का भूमिगत रूप है, राइजोम जिसको बोलते हो आप, राइजोम, जय है यहाँ पे, राइजोम, अरे राइजोम है, चौक से बीच बीच में पता नहीं क्या क्या। राइजोम के बारे में बात कर रहे हैं। तो राइजोम क्या होता है, तने का रूपांतरण भूमिगत तना है, तने का रूपांतरण भूमिगत तना है जो क्या करता है, फूल कर, ठीक है, सॉरी, राइजोम तने का रूपांतरण है जिसमें भूमिगत तना क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है तथा इस पर्व संधियां रहती है, जैसे अदरक, हल्दी। अदरक और हल्दी देखा होगा आपने, अपन जहाँ पे पेड़ वगैरह गीला वगैरह रहता है तो वहाँ पे लगा देते हैं, तो ये क्या कर, क्षैतिज वृद्धि करता है, लंबवत नहीं करता, क्षैतिज करता है, ऐसे बढ़ता है। और इसके ऊपर जो भूमिगत जो वो होती है शाखाएं, जिसको बोल सकते हैं सॉरी कलिकाएं, आंखें, पर्व संधियां, वो पाई जाती है। फिर यहाँ से फूट गया, फिर यहाँ से बढ़ने लगा, तो आपने देखा होगा अदरक ऐसे ऐसे कैसे भी आ जाती है अदरक, ठीक है। हल्दी की जो गांठें आती है वो भी ऐसे कैसे भी आ जाती है, वो इसी वजह से आना, ठीक है। तो राइजोम मैंने बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ सूट्स। ऑफ सूट्स, ऑफ सूट्स के बारे में बात। एग्जाम्पल सबके याद रखना, जितने भी मैंने बता रहा हूं मैं, एग्जाम सबके याद, एग्जाम्पल जो उदाहरण है वो सबके याद रखोगे। ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, और सबके पढ़े हुए हैं तो सबको आते हैं ये चीजें। फिर भी मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। ऑफ सूट्स की बात करें, विशेष तरह की पार्श्व शाखाएं होती है जो मुख्य तने के पास से रोजत जैसी शकल में निकलती है, जिसे तेज धार वाले चाकू से काट के पौधे का प्रसारण के रूप में यूज लेते हैं, जैसे खजूर। ऑफ सूट्स, खजूर में देखा होगा ऑफ सूट्स का वजन कितना आता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है सुपरवाइजर में, 5 से 6 किलो। जो ऑफ सूट्स होते हैं जो बगल में से निकलते हैं, ठीक है, अरे तलवार समान संरचनाएं होती है जो बगल में से नया पौधे के रूप में निकलती है, इनको फिर काट के दूसरी जगह जाके लगा देते हैं, उससे नया पौधा तैयार होता है। इसलिए प्लांट प्रोपगेशन में
ये काम में आती है। अपन पढ़ भी ये रहे हैं प्लांट प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स, पादप प्रवर्धन की जो संरचना है वो सारी बता रहा हूँ मैं। कंद के समान संरचना है, अंतःभूस्थारीय है, भूस्थारीय है, रनर्स है, सकर्स है, ऑफशूट्स है। तो ऑफशूट्स का जो उदाहरण दे रखा है वो दे रखा है खजूर का उदाहरण दे रखा है। तो ये अपना टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। एक बार मैं आपको सारों के जो डायग्राम्स है वो दिखा देता हूँ। फिर अपना 7 नंबर का जो लेक्चर है सीड जर्मिनेशन एंड सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन एंड सीड डोरमेंसी, वो अपन स्टार्ट करेंगे। फिर देखते हैं क्लास कितनी क्या लंबी हो जाती है आपकी। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ घनकंद या कॉर्म का। आ गया होगा आपके पास घनकंद या कॉर्म, देख पा रहे होंगे आप। भूस्थारीय स्टोलन ये इस प्रकार का होता है, भूस्थारीय स्टोलन। ये आ गया आपके राइजोम, ठीक है, अदरक हल्दी वगैरह। ये आ गया अंतःभूस्थारी, दिख रहा है अंतःभूस्थारी या सकर्स, कैसे इसका तना भूमि के अंदर बढ़ रहा है। अंतःभूस्थारी मतलब भूमि के अंदर अंदर वृद्धि कर रहा है, कैसे तो वृद्धि कर रहा है और पर्व जो संधियां हैं उनसे फिर ऊपर एक नया पौधे के रूप में निकल के अलग भाग बना रहा है। ये देखो, ये आ गया ऑफशूट्स, खजूर जो आपका है ऑफशूट्स दिख गया होगा, इतनी दूर जाके नया एक गुच्छेनुमा निकल गया, उसको काट के फिर अपन नया बना लेते हैं पौधा, ऑफशूट्स हो गए। ये हो गया भूस्थारी या रनर्स और ये हो गया स्लिप। तो ये तो मैंने प्रोपगेशन जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी मैंने करवा दी है। अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है सीड एंड सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका ये 6 कंप्लीट होते ही ये 7 मतलब 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है हॉर्टिकल्चर का, और हॉर्टिकल्चर का पुराना पेपर मैंने आपको दे दिया है। तो बैक तो नहीं आनी चाहिए सब्जेक्ट, पढ़ने का तरीका बता दिया है, कहाँ से पढ़ना है वो बता दिया है। तो बैक नहीं आनी चाहिए ये सब्जेक्ट आपके किसी भी हालत में। अब बात कर लेते हैं सीड के बारे में कि बीज क्या होता है। बीज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो इसके बाद में अपना टॉपिक रहेगा वो है जो कौन सा था अपने 8वां कि ऑर्चार्ड जो है उसकी प्रवर्धन की जो लगाने की जो है कौन कौन से रेखांकन में कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है वो थी। बीज, बीज होता क्या है पहले तो आप इसकी परिभाषा देखते हैं। सीड की सबसे पहले परिभाषा अपन देखते हैं कि बीज की। फिर देखो एक चीज मैं बता दूं, इसमें आपके जो 6वां लेक्चर दे रखा है उसमें सिर्फ सीड जर्मिनेशन और सीड डोरमेंसी दे रखा है। सीड का क्लासिफिकेशन नहीं दे रखा है हॉर्टिकल्चर के अंदर। एग्रोनॉमी में सीड का क्लासिफिकेशन वगैरह दे रखा है पूरा कंप्लीट। तो जिन भाइयों ने वो नहीं देखा है सीड वाला, उसका लेक्चर में स्पेशली नीचे सीड कंप्लीट क्लास के नाम से लिंक दूंगा। उसके अंदर आपको बीज के बारे में, बीज अंकुरण के बारे में, बीज के ऊपर टेस्टा टेगमेना जो कवर्स पाए जाते हैं उनके बारे में, ठीक है, बीज की सुसुप्तावस्था के बारे में, और बोले तो बीज का जो क्लासिफिकेशन है, आधार बीज कौन सा टेग है, सफेद टेग है, ठीक है, नीला टेग किस पे पाया जाता है, किसानों को दिए जाने वाले पे कौन सा टेग पाया जाता है, बहुत अच्छी और ईजी लैंग्वेज में ट्रिक के साथ समझाया हुआ है। तो सीड कंप्लीट क्लास के नाम से लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लेना। अभी बात करते हैं हल्की फुल्की हॉर्टिकल्चर के हिसाब से सीड के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखनी है, 32 मिनट की क्लास है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, चेकआउट जरूर करोगे। जिन्होंने देख लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देख लेना। उससे आपको 2 फायदे होंगे। क्या फायदा होगा, एक तो हॉर्टिकल्चर का 7वां लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, और एग्रोनॉमी में जो आपके साथ 4था 5वां लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से 2 जगह काम में आने वाला है, और बायोलॉजी में भी वो एक जगह आपके काम में आएगा। तो मतलब 3-4 जगह से आपकी वो चीज़ कवर हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए मैं इस चीज़ को दोबारा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इतनी सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं आपको दोबारा भिड़ सकता है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर का, एग्रोनॉमी का दोनों पेपर मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय बीज निगम की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना, पहले छोड़ो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ करवा रखी है। ये कंपटीशन एग्जाम सुपरवाइजर के हिसाब से जो क्लासें करवा रखी है बहुत अच्छे से समझा रखा है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ बीज किसे बोलते हैं। तो अगर शॉर्ट लैंग्वेज में बात करें, एनी प्लांट ऑफ विच इज यूज ऑफ कॉमर्शियल मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रॉप्स इन कॉल्ड सीड, ठीक है। बीज लैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धन भाग है। बीज क्या है, लैंगिक या वानस्पतिक, इस चीज को समझना। ये प्लांट प्रोपगेशन वाले से बहुत ज्यादा संबंधित है। लैंगिक या वानस्पतिक भाग है जिससे नया पौधा तैयार किया जाता है। अब नया पौधा तैयार किया जाता है वो बीज कहलाता है। वो लैंगिक भी हो सकता है और वानस्पतिक भी होता है। लैंगिक में क्या है, ओनली सीड के द्वारा, जैसे पपीता में तैयार कर रहे थे। वानस्पतिक या अलैंगिक था, उसमें क्या था,
कि अपन किसी भी पौधे की बॉडी पार्ट से, किसी भी जड़ तना पत्ती से नया पौधा तैयार कर रहे थे कलम के द्वारा, कैसे भी करके, दाब कलम, गुट्टी कलम, सकर्स, रनर्स, वो सारी चीजें आती है इसमें। मेन जो बीज की परिभाषा, आप सीधा शब्दों में अगर मैं बताऊं आपको कि पौधे का वह भाग, अब चाहे से वो लैंगिक हो या अलैंगिक हो या वानस्पतिक हो, कायिक भाग हो, कोई सा भी भाग हो, जिसमें नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो बीज कहलाता है, या जिससे नया पौधा तैयार किया जाता है वो बीज कहलाता है। ये तो बिल्कुल शॉर्ट में डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। दोबारा से मैं एक बार और बोल देता हूँ शॉर्ट में जो इसकी डेफिनेशन है उसकी, कि एनी प्लांट ऑफ विच इज यूज फॉर कॉमर्शियल मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड सीड। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसका कॉमर्शियल रूप से, नया पौधा तैयार कर रहे हैं, उस चीज को क्या बोलेंगे, कॉल्ड सीड बोलेंगे, उसको बीज बोलेंगे। तो ये तो मैं आपको याद करने के लिए बता देता हूँ, ठीक है। फसलोत्पादन में बीज का सर्वोपरि स्थान है। फसल उत्पादन की सफलता मुख्य रूप से गुणवत्ता युक्त बीजों पर निर्भर करती है। किस पे? गुणवत्ता युक्त बीजों पर निर्भर करती है। बीज की अगर परिभाषा की बात करें मैं, डेफिनेशन ऑफ सीड की, तो मैंने नॉर्मली जो थी वो मैंने बता दी है, और एक डेफिनेशन और है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सीधी तो ये है कि किसी पौधे का लैंगिक या अलैंगिक, ठीक है, लैंगिक या वानस्पतिक भाग जो नया पौधा तैयार करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, उस चीज को बीज कहते हैं, सीड कहते हैं। दाना, फल, पत्ती, जड़ अथवा तने का वह भाग जो अपने समान रूप से स्वस्थ पौधे को जन्म देता है वह बीज कहलाता है। तकनीकी दृष्टि से पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही बीज कहते हैं। बायोलॉजी में अगर आप देखो, एग्रीकल्चर में अगर सीड की डेफिनेशन आती है तो आप ये लिख देना कि किसी पौधे का जड़, तना, पत्ती या बीज जिससे नया पौधा, स्वस्थ नया पौधा तैयार कर सकते हैं, उसको बीज कहते हैं। ये आपके एग्रीकल्चर में सही है। अगर यही डेफिनेशन आपके बायोलॉजी में आ जाती है कि सीड की डेफिनेशन दीजिए और आप ये लिख के आते हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। बायोलॉजी में अगर ये आती है डेफिनेशन कि बीज किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा वहां पे कि तकनीकी दृष्टि से पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही बीज कहते हैं। 2 शब्द लिख देना। बायोलॉजी में पूछ रहा है विच इज सीड, सीड की डेफिनेशन लिखो, पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही बीज कहते हैं। अगर ये 4 शब्द आप बायोलॉजी में लिख के आ रहे हो और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 में से 2 देगा, ठीक है। और आप लिख के आ रहे हो कि नहीं, किसी पौधे के जड़, तना, पत्ती से नया पौधा तैयार करते हैं तो उस भाग को बीज कहते हैं, तो आपको 0 नंबर देगा। अगर वह चीज, किसी पौधे के जड़, तना, पत्ती से आप नया पौधा तैयार करते हो तो उस पौधे को, भाग को हम बीज कह सकते हैं। एग्रीकल्चर में आप लिख के आ रहे हो, हॉर्टिकल्चर में वो आपका 2 में से 2 देगा आपको। ये चीज है बायो और एग्रीकल्चर में फर्क, ठीक है। बायोलॉजी क्लास से बहुत जल्दी करवाएंगे। ये तो बात हो गई अपनी सीड की कि बीज क्या होता है, मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर आगे बात करते हैं बीज की, उत्तम बीज के गुण, ठीक है। उत्तम बीज के गुणों में आपके आता है आनुवंशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी, भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी। ये मैंने बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में समझा रखा है, नीचे लिंक है। सारे भाई इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो बीच में से, ठीक है, स्टॉप कर दो, डिस्क्रिप्शन ओपन करो, वीडियो के नीचे एक ऐसा चिन्ह आ रहा होगा, उसमें जाओ, उसको ओपन करो, वहां पे नीचे लिंक मिलेगा, उस वीडियो को पूरा देखो 32 मिनट, फिर वापस इसी वीडियो पे लौट आना, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बीज की ओज जो सीड वेजियर होती है, उच्च अंकुरण क्षमता, हाइगर जर्मिनेशन, ठीक है। अंकुरण बात करें, उत्तम बीज में अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। अंकुरण क्षमता का खेत में उगे हुए पौधे की संख्या फसल की उपज से सीधा संबंध है। बीज की सही मात्रा में उसकी अंकुरण प्रतिशतता आधार तय होती है, इसलिए अंकुरण क्षमता की खेत में वांछित, मतलब कितनी होनी चाहिए अंकुरण प्रतिशतता, लगभग 75% से कम नहीं होनी चाहिए। खेत में मैं 100 बीज उगा रहा हूँ, उनमें से लगभग 75 अबव बीज उगने चाहिए, तो वो अच्छा बीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये अपने बीज की हो गई। अब मेन जो अपनी इसमें चीज दे रखी है वो दे रखी है सीड डोरमेंसी के बारे में। किसके बारे में दे रखी है? सीड डोरमेंसी के बारे में। ना तो अपने सीड प्रोटेक्शन दे रखा है इसमें, ना ही प्रोडक्शन, और ना ही अपना जो सीड क्लासिफिकेशन है वो दे रखा है कि मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड, प्रजनक या ब्रीडर सीड, फंडामेंटल सीड या आधार बीज, सर्टिफाइड सीड या प्रमाणित बीज, ये भी नहीं दे रखा। ये 5 क्लासिफिकेशन मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, फिर बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप चेकआउट करें जाके। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो अपनी मेन चीज है आज के लेक्चर की, 7th लेक्चर की, सीड डोरमेंसी, बीज की सुसुप्तावस्था। बीज की सुसुप्तावस्था किसको बोलते हैं? सीधी भाषा में बात करें, सुसुप्तावस्था, आप इस टाइम सुसुप्तावस्था में हो, आपके पास नोट्स है, ठीक है, आपके पास टाइम है, आपके पास दिमाग भी है, ठीक है, आपको घर वाले पढ़ने के लिए बोल भी रहे हैं, इतने पैसे भी लगा रहे हैं, नोट्स भी पढ़े हैं, मैं क्लास से भी दे रहा हूं, और फिर भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो वो क्या कहलाएगी? आपकी डोरमेंसी कहलाएगी या सुसुप्तावस्था कहलाएगी। सीधी भाषा में बात करें, एक बीज लेके आया मैंने अच्छा सा, उसको भूमि के अंदर लगा दिया, मैंने उसमें पानी दे दिया,
मैंने उसमें खाद दे दिया, जो उसको सूटेबल क्लाइमेट चाहिए होता था, जलवायु जो चाहिए थी मैंने वो प्रोवाइड करवा दी, जिसको वेदर चाहिए था मैंने वो प्रोवाइड करवा दिया इसको, ठीक है। अच्छे से खाद दे दिया, उर्वरक दे दिया, पानी दे दिया, मैंने सारा कुछ कर दिया। इसको जितनी धूप चाहिए थी धूप दे दी, फिर भी ये बीज अंकुरण नहीं हो रहा है, जर्मिनेशन नहीं हो रहा, उग ही नहीं रहा है। तो ये क्या है, इसकी डोरमेंसी कहलाएगी, बीज सुसुप्त अवस्था। सीधी भाषा में बात करें बिना किसी किताब के, अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, कि सारी कुछ चीजें हैं उसके बाद फिर भी किसी कारणवश वो नहीं उग पा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, बीज की सुसुप्त अवस्था या सीड डोरमेंसी कहा जाता है। दोबारा से समझ लेना इस चीज को, मैं एक बार और समझा देता हूँ सीड डोरमेंसी को। फिर बात करेंगे अपन सीड डोरमेंसी कितने प्रकार की है, सीड डोरमेंसी को अपन कैसे तोड़ सकते हैं, ये सारी चीजें इसी में आएगी, सीड डोरमेंसी में ही आएगी। जीवित बीजों की अंकुरण की आवश्यक सभी दशाएं उपलब्ध होने के बावजूद वे नहीं उग पाते, इसको डोरमेंसी कहते हैं। जीवित बीज कोई जिंदा बीज है, उग सकता है, वो सारी चीजें मिल रही है फिर भी नहीं उग रहा है, आप भी जिंदा हो, नोट्स है, क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है, पिछले वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आपके पास सारे नोट्स पड़े हैं, कॉलेज ले ली, 25,000 फीस जमा करवा दी, सारा कुछ कर लिया, कल को कॉलेज खुलेंगे, इतनी दूर जाके रहोगे, रूम रेंट लेके रहोगे, हॉस्टल में रहोगे, सारा कुछ मतलब दिक्कतें सहन कर रहे हो आप, फिर भी अगर आप कुछ नहीं बनते हो तो आप डोरमेंसी में हो, सुसुप्त अवस्था में चले गए। सुसुप्त अवस्था तोड़ने की विधियां अभी वो आपकी तोड़ेंगे, सुसुप्त अवस्था कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दोबारा से एक बार और सुन लो, सीड डोरमेंसी किसे कहते हैं, जीवित बीजों के अंकुरण की आवश्यक सभी दशाएं उपलब्ध होने के बावजूद वह नहीं उग पाता, उसे सुसुप्त अवस्था कहते हैं। अब बात करें, ये तो मैंने शॉर्ट डेफिनेशन इसकी बता दी, बड़ी डेफिनेशन, सुसुप्त अवस्था था प्रसुप्ति काल बीज की वह अवस्था है जब इसकी सक्रिय वृद्धि कुछ काल के लिए निलंबित हो जाती है। अगर अपन बुक की लैंग्वेज में बात करें तो इसकी जो सक्रिय वृद्धि है, जो इसकी एक्टिव ग्रोथ है, वो कुछ समय के लिए निलंबित हो जाती है, सस्पेंड कर देते हैं उसको कि सारा कुछ दे दो फिर भी ये काम नहीं करेगा, उस चीज को क्या बोलेंगे, सीड डोरमेंसी बोलेंगे, ठीक है, सीड डोरमेंसी बोलेंगे। वास्तविकता में सुसुप्त अवस्था का अभिप्राय है कि पूर्णतः परिपक्व बीज अन्य सभी परिस्थितियों के समान होने पर भी अंकुरित नहीं हो पाता है, जो अन्यथा अंकुरण के लिए आवश्यक होती है, बीज की सुसुप्त अवस्था कहलाती है। सुसुप्त अवस्था में बीज की स्वयं की संरचनात्मक या रासायनिक अथवा कार्य विशिष्टताओं का अंकुरण नहीं हो पाना है। सुसुप्त अवस्था के प्रकार, सीड डोरमेंसी मैंने बता दिया कि सारी कुछ अनुकूल दशाएं देते हुए भी वो चीज सक्सेस नहीं हो रही है, वो बीज नहीं उग रहा है, उसको सीड डोरमेंसी कहते हैं। एक बार और समझाऊं, मैंने एक आम की गुठली ली, जिसे आम की जिसको बोलते हैं, मैंने इसको लगा दिया, इसके लिए जो सूटेबल क्लाइमेट चाहिए था वो मैंने कर दिया, ठीक है, इसको मैंने खाद दे दिया, बीज दे दिया, सिंचाई कर दी, धूप आ रही है, सारा कुछ आ रहा है, फिर भी ये मेरा आम उग ही नहीं रहा है, तो ये क्या है, आम सुसुप्त अवस्था में है, डोरमेंसी पीरियड में है। ये तो बात होगी इजी लैंग्वेज। अब बात करें अगर बुक की लैंग्वेज में, तो हो क्या रहा है, सारा कुछ दे रहा हूँ फिर भी क्या हो रहा है, जो इसकी जो एक्टिव ग्रोथ थी, जो सक्रिय वृद्धि थी, वो निलंबित, सस्पेंड हो रखी है इस टाइम। इसको कुछ भी दे दूं मैं, ये कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो सक्रिय वृद्धि है वो निलंबित हो रखी है। ये होगी अपनी बुक की भाषा, ठीक है, तो उसको सीड डोरमेंसी बोल दिए। अब बात करते हैं सीड डोरमेंसी टाइप्स कितने प्रकार की होती है। तो जो आपके सुसुप्त अवस्था होती है, डोरमेंसी होती है, वो 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, प्राथमिक, ठीक है, कौन सी होती है, प्राइमरी या प्राथमिक सुसुप्त अवस्था, प्राथमिक सुसुप्त अवस्था। सेकंड नंबर पे बात करें अगर अपन इसकी सुसुप्त अवस्था की, तो द्वितीयक सुसुप्त अवस्था या सेकेंडरी, क्या बोलते हैं, द्वितीयक या सेकेंडरी, द्वितीयक या सेकेंडरी, ठीक है। थर्ड नंबर पे इसकी बात करते हैं अगर सुसुप्त अवस्था की, तो थर्ड नंबर पे आपके आती है इन्फोर्स्ड या बलकृत, बलकृत, इन्फोर्स्ड, फोर्स्ड मतलब जबरदस्ती, इन्फोर्स्ड या बलकृत, अरे चौक, इन्फोर्स या बलकृत, 3 हो गई, ठीक है। इसको ऐसे भी बोलते हैं इंडुकेट, इन्फोर्स, और एक क्या बोलते हैं इसको दूसरी लैंग्वेज, वो जो दे रखा है इंडुकेट, इन्फोर्स्ड, और एक और होती है यार, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। अभी ऑफलाइन क्लास में तो कोई ना कोई बोल देता है, यहाँ पे पूरा रूम खाली है, ठीक है, कोई नहीं बोलता, रामदयाल उसको आता नहीं है, तो यार क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा, इंडुकेट, इन्फोर्स्ड, इन्नेट, इंडुकेट और इन्फोर्स, इन्नेट, इंडुकेट और इन्फोर्स। इन्नेट तो क्या होती है, बीज के बाहरी, जैसे ये बीज है, इन्नेट सुसुप्त अवस्था, इन्नेट डोरमेंसी की बात करें तो इसके अंदर कुछ कमी है उस वजह से। इंडुकेट क्या होती है, इसके बाहर की कुछ कमियां हैं उस वजह से। और इन्फोर्स्ड क्या होती है, अंदर भी कुछ कमी है, बाहर भी कुछ कमी है, आपके जो दे रहे हो उसमें, तो वो दोनों चीजों को मिला के वो होती है इन्फोर्स्ड।
ये अब यहाँ पे बात करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और इनफोर्स, सेकेंडरी, प्राइमरी और इनफोर्स। बात करते हैं सबसे पहले प्राथमिक सुषुप्तावस्था या प्राइमरी। यह एक प्रकार से प्राकृतिक सुषुप्तावस्था है जिसका जल जब फसल पकने लगती है तो कुछ बीज शुष्क बहार के आधार पर प्रयुक्तता प्राप्त कर लेते हैं, परंतु ये अंकुरित होने योग्य नहीं होते। दूसरे शब्दों में कहें तो बीज सुषुप्तावस्था काल में ही होती है। ऐसी सुषुप्तावस्था के बीज शुष्क भंडारण से दूर की जा सकती है। सुषुप्तावस्था या बीज सीड कोट, इसको सीधी भाषा में आपको मैं समझाऊं तो जैसे मूंगफली है, ठीक है, मूंगफली लगाई हमने, खुदवा ली उसको, सारा कुछ हार्वेस्टिंग करवा लिया, और वैसे के वैसे ही उसको वापस अगर उसी टाइम अगर आप खेत में चोप दोगे या लगा दोगे वो नहीं उगेगी, क्योंकि वो उगने के लिए तैयार ही नहीं है। जब बीज तैयार हुआ था कुछ समय के लिए उसको रेस्ट चाहिए होता है। सुषुप्तावस्था कहते हैं उसी चीज को कि वो रेस्ट में है, उसको आप कुछ भी खिला दो पिला दो कुछ नहीं होने वाला उसका, उसी को बोलते हैं डोरमेंसी। तो जैसे मूंगफली है, कोई भी फसल है, ठीक है, आप उसका बीज तैयार हुआ, होते होते बीज को निकाल के वापस से आप उसको लगा दो, उसमें वजन भी है, बीज की तरह दिख भी रहा है, सारी कुछ चीजें, पर वो उस समय जर्मिनेशन नहीं हो सकता, चाहे आप उसको कितना ही खाद दे देना। मूंगफली को निकलवाते निकलवाते आप खाद में ही पटक देना, सीधा नहीं उगेगा वो बीज। उसको क्या चाहिए, कुछ टाइम के लिए उसको रेस्ट चाहिए, जो अपन बोल सकते हैं उसका भंडारण करते हैं अपन, फिर उसके बाद में उगाते हैं, थोड़ा सा वो हार्ड हो जाता है, स्टिक हो जाता है, उसके बाद में वो उगता है। तो प्राथमिक क्या है, नेचुरल है ये, ऐसा नहीं है कि मूंगफली किसी में भी चीज की बता रहा हूँ। तो प्राथमिक सुषुप्ता आप समझ सकते हो, प्राथमिक सुषुप्ता जिसमें आगे उसको हटाने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है, उसका स्टोरेज करते हैं अपन, उसको कुछ समय के लिए रोकते हैं, जब वो अच्छे से परिपक्व हो जाता है, उसमें एम्ब्रियोन भ्रूण वगैरह सारा, फिर अगर अपन उसको देखो, मूंगफली मैंने जैसे मूंगफली निकलवा ली, ठीक है, मूंगफली का जो खेत था मूंगफली निकलवा ली, अब इसके बाद में यहाँ पे अगर आप दूसरी फसल लगाते हो ना, तब मूंगफली के पौधे इतने नहीं दिखेंगे आपको खेत में, जब आप गोज वगैरह करोगे। थर्ड जो फसल लगाओगे ना, उस टाइम उसमें मूंगफली बहुत ज्यादा उग जाएगी। यही वजह है कि उस समय भी बीज तो पड़े थे ना खेत में, पर वो क्या थे, डोरमेंसी पीरियड में गए हुए थे, सुषुप्त अवस्था में गए हुए थे। तो ये होती है प्राथमिक सुषुप्त अवस्था। सेकंड नंबर पे बात करें द्वितीयक या सेकेंडरी, ये एक प्रकार से प्रेरित है, इंडिकेट डोरमेंसी। मैंने बताया था इंडिकेट, ये अंदर से उसमें कुछ चीजें थी, प्राथमिक द्वितीयक वो पहले जो मैंने बताया वो ही है, इन्नेट, इंडिकेट, इनफोर्स। इन्नेट में क्या हुआ, उसका आंतरिक कारक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसको रोकना है तो रोकना ही पड़ेगा। आज के आज आप नहीं उगा सकते, चटमंगनी पटवा आप नहीं कर सकते हो, हाथ पे सरसों नहीं उगा सकते हो आप, ये कहावत भी सुनी होगी कि हाथ पे सरसों नहीं उगती, ठीक है। तो तब के तब ये काम नहीं होगा, इसमें बाहर की कुछ कमी नहीं है, आपने सारा कुछ उसको प्रोवाइड करवा दिया फिर भी नहीं उगेगा, ये इन्नेट है, उसके अंदर की कमी है। इसको इन्नेट बोले या प्राइमरी बोले या नेचुरली बोले। सेकंड पे क्या होता है, द्वितीयक या इंड्यूकेट, जिसको बोल सकते हो आप इंड्यूकेट या द्वितीयक। यह एक प्रकार से प्रेरित सुषुप्त अवस्था है। सामान्य परिस्थितियों में अभाव बीज अंकुरित नहीं हो पाता, परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं हो पाता, ठीक है। अब अंकुरन के लिए तैयार तो हो गया, कुछ बाहर की ऐसी परिस्थितियां हो गई कि वो उग नहीं पा रहा है, उसके कठोर आवरण वगैरह आ गया, ठीक है, ऐसे समझ लो, कुछ भी हुआ पर वो उग नहीं पा रहा, उसको बोलते हैं द्वितीयक। बात करते हैं इनफोर्स्ड, इनमें पहला कारण दूसरा कारण सारे कारण ही एक जगह हो गए, उसको बोलते हैं इनफोर्स्ड बोलते हैं। बलकृत, इस प्रकार की सुषुप्त उन बीजों में अधिक गहराई में चले जाने के कारण होती है। मुख्य कारण है कि प्रतिकूल तापमान हो गया, बाहर का कारण आ गया ना, प्रतिकूल तापमान हो गया, अधिक गहराई में चला गया, सारी चीजें हो रही है बेचारे के साथ, जितने भी दुख थे सारे इसी को मिल गए इनफोर्स्ड वालों को, इसलिए वो उग ही नहीं पा रहा है, ठीक है। किताबी लैंग्वेज में बात करें तो सुनो, इस प्रकार की सुषुप्त अवस्था में बीजों में अधिक गहराई में चले जाने के कारण होती है। इसके मुख्य कारण है प्रतिकूल तापमान, प्रकाश का पूर्ण अभाव, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता व मृदा का अधिक भार। जैसे ही बीज मृदा के ऊपर की ओर आते हैं ये अंकुरण योग्य हो जाते हैं, अंकुरण योग्य हो जाते हैं। इसमें नमी गैसें के प्रति पारगम्य होते हैं, जिससे बीज अंकुरित ना होकर सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। पूर्ण भ्रूण विकसित के होने के बावजूद भी नहीं उग पाता है, इसका एम्ब्रियोन पूर्ण रूप से पूरा विकसित होता है फिर भी नहीं उग पाता है। ये बात हो गई तीनों सुषुप्त अवस्था के बारे में। जिस भाई को यहाँ पे समझ में नहीं आई है तो नीचे लिंक है, जाओ देखो, चिल मारो। ये होगी सुषुप्त अवस्था की बात। अब बात करते हैं सुषुप्त अवस्था को तोड़ने की विधियों के बारे में। फर्स्ट है लाइट ट्रीटमेंट या प्रकाश उपचार, सेकंड है ताप उपचार। फर्स्ट है लाइट ट्रीटमेंट या प्रकाश उपचार, पहली वाली थी धूप वगैरह में रख दिया, सुखा लिया, कुछ टाइम के लिए रेस्ट करवा दिया, फिर वो है उग गया। सेकंड पे है ताप उपचार, जिसको बोल सकते हो आप, उसमें है ताप एकांतरण, शीतन चिलिंग के द्वारा और हाई टेम्परेचर के द्वारा। थर्ड नंबर पे है पश्च परिपक्वन, पोस्ट मैचुरेशन। फोर्थ नंबर पे सैक्रिफिकेशन, मतलब घिसके। यार इसको सीधी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं,
खुरचना, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, खुरचना। कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनके ऊपर कठोर आवरण आ जाता है, तो उनको रेजमाल वगैरह हो गया या किसी दीवार के कठोर मतलब खुरदरी दीवार की थोड़ा घिस विस के लगाते हैं बीजों को तो उग जाते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, खुरचना बोलते हैं, खुरचना या स्टार्टिफिकेशन। स्केरिफिकेशन एक होता है स्टार्टिफिकेशन, निम्न तापमान पे रखते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे 12 से 24 घंटे तक। एक होता है रासायनिक या केमिकल रूप से, तो पोटेशियम नाइट्रेट यूज लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए केमिकल्स बता रहा हूँ, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। और के बाद काम में लेते हैं थायोयूरिया 0.5%, ठीक है, जिब्रेलिक अम्ल ये लेते हैं। नोट, आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए तीनों रसायन काम में ले सकते हैं, आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए तीनों रसायन काम में ले सकते हैं। रसायनों के उपचार में वृद्धि नियामक होते हैं जैसे जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, थायोयूरिया, ये सारे कुछ हैं। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोरमेंसी तोड़ने वाला है, सबसे मजबूत है, ठीक है, सबसे लास्ट का हथियार है ये। अब जिनको 7th लेक्चर यहाँ पे समझ में नहीं आया है वो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, नीचे लिंक है, चेकआउट कर लो, जिसको बीज के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए। 8वां आपके लेक्चर बात करते हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ क्लास कितनी बड़ी हो गई। ज़्यादा बड़ी होगी तो 8वीं को दोबारा करवाना पड़ेगा। 45 मिनट की हुई है, बताओ, सोच रहा हूँ क्या करें, इसमें करवाएं नहीं करवाएं। क्योंकि 8वां जो लेक्चर वो थोड़ा बड़ा भी है और सही से समझ आना पड़ेगा उसको। हेक्सागोनल मेथड है आपके, ठीक है, षटभुजाकार विधि, पंचभुजाकार पूरक विधि, पूरक पौधा कौन सा लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उसको अलग से करवा दूंगा आपको, पहले इस पे देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है, तो उसको अलग से ही करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6वां 7वां कर लिया। हॉर्टिकल्चर के 13 लेक्चर थे, हॉर्टिकल्चर के 13 लेक्चर थे, 7 कंप्लीट कर लिए हैं, प्लस प्रीवियस ईयर का मैंने जो एग्जाम पेपर है वो प्रोवाइड करवा दिया है। तो सारे भाई जाके चेकआउट करो, ध्यान से देखो। और इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 1 के लाइक्स का, ठीक है, 1000 लाइक्स का। अब वो 1000 लाइक्स कैसे आएंगे मेरे को नहीं पता। एक चीज बार बार एक चीज मैं बोलता हूँ कि क्लास को एंड तक देखा करो, पहली। दूसरी चीज, इस क्लास को जो भी आपका फीडबैक है ना, कोई भी ऐसे नहीं निकलेगा, सही गलत जो भी है मेरे को कमेंट छोड़ के जाओगे, एक कमेंट जरूर कर देना। थर्ड, जो बात कर रहे हैं अपन शेयर की, तो उसके लिए मेरे को बार बार नहीं कहना पढ़ना चाहिए, आप खुद समझदार हो, 12th पास करके आए हो अडल्ट, ठीक है, तो समझ जाओ। जितना ज़्यादा हो सके आपके कॉलेजेस में ग्रुप में जो भी एडमिन वगैरह है या फिर जो भी स्टूडेंट है उनके साथ वाले हैं, जो भी है XYZ, सबको एग्रीकल्चर वाले कहीं से भी कर रहे हैं, ऑल इंडिया में सभी में यही सिलेबस है, सभी में, सभी कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, आप कहीं से भी हो, यूपी, राजस्थान, जयपुर, अलवर, भरतपुर, कहीं से भी हो, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, कहीं से भी हो, सभी जगह यही चीज़ पढ़ाएंगे, यही सिलेबस है। हो सकता है मेरे से अच्छा पढ़ाते हो, अच्छे मेथड से, पर इस टाइम क्या है, क्लासेस नहीं चल रही है, तो समझ जाओ अब कि जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। बाकी ऐसी बात नहीं है, मैं मेरा 100% देता हूँ और हमेशा ये चाहता हूँ कि आपको रटना ना पड़े, आपको सारी चीज़ें समझ में आए और इजी लैंग्वेज में समझ में आए और ऐसे समझ में आए कि आप आगे तक पढ़ सको, ठीक है, आगे आपकी कभी ज़रूरत पड़े तो आपको ये चीज़ें काम में आ सकें। तो सभी को यहाँ तक जो एंड तक जो भाई बने हुए हैं उनको स्पेशल थैंक यू भाई, यहाँ तक ही आगे हो, 45 मिनट प्लस पे आगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और दबा के शेयर कर दो। और मेरे को बताना जो यहाँ तक आया है ना, जिसने एंड तक देखा है वो लास्ट में लिखेगा क्या, ऐसे पता चल जाएगा कितने भाइयों ने देखा है, कमेंट करके एंड में कुछ भी लिख देना। आप तो लिख देना क्या बताऊँ मैं, सोचते हैं एग्रीकल्चर लिख देना, ठीक है, जो है लास्ट में जिसने एंड तक देखा है वो एग्रीकल्चर लिख देगा, मेरे को पता लग जाएगा। चलो इसको मिटा देते हैं। 6-7 लेक्चर हो गया, BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम हॉर्टिकल्चर, 50% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 2-3-4 लेक्चर में वो भी करवा देंगे 18 तारीख बाद, ठीक है, 18 तारीख बाद आपकी बायोकेमिस्ट्री, बायो, मैथ और इंग्लिश, ये कंप्लीट चारों सब्जेक्ट रेगुलरली स्टार्ट करूंगा मैं। तो इसी मैथ कोई और पढ़ाएगा आपको, हो सकता है इंग्लिश में कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को बहुत अच्छे से आती है, आपको बता सकता हूँ, वो मैं करवाऊंगा पासिंग मार्क्स वाली,
और अदर चीज़ें दीपक करवा देगा। बायो केमिस्ट्री दोनों में करवाऊंगा, सेल डिवीजन, सेल वगैरह सारा कुछ बायोलॉजी में। बायो जो केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें आपके एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स है, ठीक है, जैव अणु जो आपका है, और पीसीआर टेक्निक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में मानचित्र के द्वारा, डायग्राम के द्वारा ऐसे कैसे आपके दिमाग में छाप देंगे, ठीक है। तो ये क्लासेस स्टार्ट होगी 18 से। अभी इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ उनको एक जगह करवाने का यही मैटर है कि 18 से पहले मैं आपको हॉर्टिकल्चर और सोइल साइंस लगभग जितना होना उतना करवा दूँ, तो अपने पास ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। एग्जाम बहुत जल्दी है, पढ़ते रहो, क्लासें नहीं हो पा रही है ना तो भी पढ़ते रहो, कहीं से भी पढ़ो, पढ़ते रहो, ठीक है। फुल शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक है, आराम से देखो, क्लासें बहुत जल्दी करवा दूंगा मैं आपके।